या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जब संसार सोता है तो योगी पुरुष जागा रहता है, और जागा इसलिए रहता है कि उसको अंदेशा होना चाहिए कि पीठ पे चाकू मारने के लिए कितने हजार लोग बेकरार हैं। हमने ऐसा कोई स्कूल आज तक नहीं देखा जिसकी दीवारें 2 फुट मोटी हों और आरसीसी की बनी हुई हों, अंडरग्राउंड हों। ये तो जैसे पाकिस्तान में मदरसा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यो तो आपने ऐसा मदरसा बनाया। कश्मीर से बर्खास्त शुदा डॉक्टर जो कि अनुच्छेद 311 में बर्खास्त हुआ, नसरुल हसन, उसको आपने अल फलाह में नौकरी दी। यानी इंडियाज मोस्ट वांटेड जो है वो सब अल फलाह में मुलाजमत पा रहा है। ये सब संभव नहीं था कि हमारे नीचे कुकुर मुत्ते की तरह अल फलाह बनती चली जाए और हम देखते रह जाएं। और फिर हम कहते थे कि एसओ दरोगा जी, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रिश्वत होगी। आप एक बार आज तय कीजिए, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे। एक बार फिर से जोरदार तालियां विक्रम सिंह जी के लिए। विक्रम जी, 10 नवंबर से पहले हमने ये मान लिया था कि अब हमारे देश में आतंकवाद जम्मू कश्मीर तक सीमित होकर रह गया है। जम्मू कश्मीर से बाहर एक समय था जब दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, बनारस में धमाके हुआ करते थे। ये सब अब खत्म हो गया है। पिछले 10-11 वर्षों में ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर जो हुआ, एक बार फिर से ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि आतंकवाद ने ऐसे कैसे सिर उठाया कि जिसे हम जम्मू कश्मीर तक सीमित मान रहे थे वो देश की राजधानी तक पहुंच गया। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो गया। एक यूनिवर्सिटी से टेरर लिंक मिलने लगे। कहां चूक गए हम, और पिछले 11 वर्षों में सही क्या कर रहे थे? विशाल जी, जय हिंद। इस विशाल मंच को प्रणाम, आप सबको प्रणाम और जय हिंद। आपके सवाल का जवाब हमारे भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जब संसार सोता है तो योगी पुरुष जागा रहता है, और जागा इसलिए रहता है कि उसको अंदेशा होना चाहिए कि पीठ पे चाकू मारने के लिए कितने हजार लोग बेकरार हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, मैं डरता भी नहीं हूं। नंद किशोर गुर्जर जी ने जो कहा ना, भय क्या होता मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर असावधानी की आप दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छे काम किए, आपने बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट बचाए, लेकिन इनकी अगर जहनियत को आप देखें, जैसे दीमक अनाउंस नहीं करती है कि हम दीवार को खाएंगे। दीमक धीरे धीरे अपना काम करती है और धीरे धीरे जाकर के दीवार को खोखला करती है। पहले एक दीवार को, फिर दूसरी दीवार को, और अगर आप सामने से बिल्कुल अच्छी दिखाई पड़ेगी, रंग रोगन के अंदर से बिल्कुल खोखला। एक फूंक मारिए, दीवार धरमरा के गिर जाएगी। हमने भी यही अल फलाह का आपने नाम लिया। मैं आपके सामने माननीय विधायक जी, आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आपने 2 साल से 30 लाख रुपए इकट्ठा किए। जितने चरमपंथी डॉक्टर थे उनको लॉन्चिंग पैड अल फलाह में दिया। मऊ का एक भगोड़ा अपराधी जो 3 साल तिहाड़ जेल में रहा, उसको आपने 75 एकड़ जमीन दी। आपने वहां पर एक ऐसा मदरसा बनाया जो कि एक बंकर ज्यादा दिखाई पड़ता है। हमने ऐसा कोई स्कूल आज तक नहीं देखा जिसकी दीवारें 2 फुट मोटी हों और आरसीसी की बनी हुई हों, अंडरग्राउंड हों। ये तो जैसे पाकिस्तान में मदरसा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यो तो आपने ऐसा मदरसा बनाया। आपने कहा कि 3 टन अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके फर्टिलाइजर ले आए। हम जिस जमाने की पुलिसिंग करते हैं तो गांव के 5 चैनल हमें बताते हैं कि आज किस गांव में क्या हुआ। अगर हमारे यहाँ आज पनीर पकौड़ा बना है या हमारे यहाँ आज तहरी बनी है, ये भी थाना अध्यक्ष को मालूम हो जाता है। और अगर कोई चीज़ अस्वाभाविक है, बाहर से कोई आया है, और किस मस्जिद में क्या खुतबा दिया गया है, किस कथा में क्या उपदेश दिया गया है, उसका सारांश मेरे पास आ जाएगा। नंद किशोर जी ने कहा था कि राजनीति एक तपस्या है। मैं भी कहता हूं कि पुलिसकर्मी, पुलिस का कार्य भी एक तपस्या। यहां इबादत करने के लिए तनख्वाह मिलती है। आपको बड़े प्रयास करने पड़ते हैं कि आप इस सारे जो सिग्नल आ रहे हैं आप उससे अनभिज्ञ हो। मदरसा भी बन जाए। कश्मीर से बर्खास्त शुदा डॉक्टर जो कि अनुच्छेद 311 में बर्खास्त हुआ, नसरुल हसन, उसको आपने अल फलाह में नौकरी दी। यानी इंडियाज मोस्ट वांटेड जो है वो सब अल फलाह में मुलाजमत पा रहा है। और हम पूछ रहे हैं ये क्या जगह है दोस्तों? आपकी यूनिवर्सिटी नाजायज बन गई, नैक सर्टिफिकेशन नाजायज हो गया, सारे काम नाजायज, और हम किस गलत फहमी में रह रहे हैं? ये मैं कहता हूं कि औलाद जब नालायक होती है तो बाप को बुढ़ापे में रिक्शा खींचना ही पड़ता है। मैं यही एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये जो नालायकी, मैं इसको नालायकी नहीं कह रहा हूं,
चरम कोटि का भ्रष्टाचार और नालायकी दोनों का जब मिश्रण होता है तब एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनती है। और आप बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। आपको जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है बूट के नीचे डाल करके, अल-फलाह को अगर खोद के आपने नहीं हटाया तो आपका प्रायश्चित अधूरा रहेगा। वहां के जो बच्चे हैं उनको दाखिला दीजिए किसी और यूनिवर्सिटीज में, जो उन्होंने फीस भरी है इन्हीं से वसूलिए और 10% सूद लगा करके उनको दीजिए जो उनका हर्जाना हुआ उनके माँ बाप का। ये जो जवाद है जो 25 करोड़ लूट करके आया मऊ से और यहाँ 430 करोड़ उगाए हैं अलग, और जनरल जीपीए लेके उसने जमीनें इकट्ठा की हैं, उसको मटिया मीट अगर आपने नहीं किया तो प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। ये 2 साल से तैयारी कर रहे थे। हम तो उस गलतफहमी में थे कि शायद अभी तैयारी, 2 साल से तैयारी हो रही थी और तमाम तरह के विस्फोटकों का इन्होंने प्रयोगशाला, हॉस्टल के अंदर आपने डॉक्टरों की गाड़ी की तलाशी न लेने के प्राविधान किए। तो ये बता दें हमें, किसी यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा छोटा मोटा कूलर लग जाएगा, छोटा फ्रिज लग जाएगा, लेकिन डीप फ्रीज लगते नहीं देखा होगा। यहां डॉक्टरों के कमरे में डीप फ्रीज लगे जिससे कि विस्फोटक जब बन जाए तो डीप फ्रीज में उनका स्टोरेज हो जाए जिससे कि विस्फोट ना हो। आपने पूरे इकोसिस्टम को, पूरी व्यवस्था ऐसी कर दी कि चरमपंथियों को लॉन्च पैड मिल जाए। तो मुसीबत को जब दावत देंगे तो मुसीबत को तो हमने दावत खुद दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने इतना मौका दिया, हमने वो भी युग देखा कि हमारी पूरी जिंदगी 36 साल नौकरी की, हमें ये नहीं मालूम कौन सिनेमा आया, कौन हीरो आई, कौन हीरोइन आई, या कौन सी पकौड़ी की दुकान खुली, कौन सी चाट की दुकान। ये मुझे मालूम था कि ये जो माफिया है ये कहाँ जाता है, कौन सी शराब पीता है, कितने बजे ये अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ जाएगा। और इसीलिए हम लोगों का सक्सेस रेट 99% नहीं 100% था। ये सब संभव नहीं था कि हमारे नीचे कुकुर मुत्ते की तरह अल-फलाह बनती चली जाए और हम देखते रह जाएं। और फिर हम कहते थे कि एसओ दरोगा जी, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रिश्वत होगी। अगर आपके यहाँ पे इस तरीके के असामाजिक राष्ट्र विरोधी तत्व पा रहे हैं, आप मटिया मिट हो जाएंगे। फिर हम लोग महिमा मंडित कर देते हैं, हम लोग महिमा, अरे साहब ये बड़े खूंखार हैं। सर, बड़े से बड़े खूंखार भी देखे इसी एरिया में, और ये एरिया वो है, ये तो वीर भूमि है जहां आप ऐसे योद्धा सूरमा हैं। अच्छों की छट्टी का दूध तो आप ही दिला देंगे, हम तो बाद में आएंगे। यहां पर सैयद मोहम्मद उमर शेख जो नंबर 2 था अल कायदा का, जिसने यहां पर ब्रिटिश और अमेरिकन नागरिकों को लाके सहारनपुर में भैंस के बाड़े में बांध दिया था जंजीर से। ध्रुवलाल यादव इंस्पेक्टर साहिबाबाद शहीद हुए, एक कांस्टेबल शहीद हुआ। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने मुझे व्यक्तिगत पत्र लिखकर के बधाई दी और यह कहा कि बहुत शौर्यपूर्ण ये मुठभेड़ हुई। और यही जो कहते थे कि हम गाजी हैं, ने कहा वो तो बच्चों 3 दिन कस्टडी में आ जाओ, जब नशा उतरेगा तुम कितने पानी में हो वो अभी मालूम पड़ जाएगा, नाई कितने बाल। और 3 दिन के बाद जब हमारे मेरठ के सिपाहियों ने, गाजियाबाद के सिपाहियों ने, पुलिस की आतिथ्य सत्कार जग प्रसिद्ध है, हमारा जो आतिथ्य स्वीकार कर लेता है वो 3 पुश्त को बताता कैसी उसकी खातिर हुई है। और यही जब इन लोगों की खातिर हुई, ये सैयद मोहम्मद उमर शेख ब्रिटिश नागरिक था और अल कायदा का प्रमोटर, और 9/11 जब हुआ तो उसने $100,000 मोहम्मद अट्टा को भिजवाए थे। ये तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, लेकिन वही माननीय विधायक जी ने जो फरमाया कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि अपने पे आ जाएं, किसी की मजाल नहीं कि घुसपैठ कर ले हमारे यहाँ। मुझे घोर आपत्ति है, जाके वहां कहते हैं कि नूह, मेवात और फरीदाबाद में पुलिस ने, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कोई बता के दिखा दे कि पुलिस आने के वहां जाके छाती में मूंग दल के न दिखा दूं मैं। एक प्रश्न 10 नवंबर की घटना के बाद यह उठा, हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शिक्षा और रोजगार अगर ये मिल जाए तो कोई आतंकवाद के रास्ते पर नहीं जाएगा, कट्टरपंथ के रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन 10 नवंबर दिल्ली धमाके की घटना में इन्वॉल्व लोगों की लिस्ट अगर आप देखें तो वो डॉक्टर हैं, वो प्रोफेसर हैं, यानी कि अच्छी शिक्षा भी उनको मिली, अच्छा रोजगार भी उनको मिला, पैसा भी उन्होंने खूब कमाया। तो फिर ये कट्टरपंथ की सोच को हम हराएंगे कैसे? विशाल जी, ये बड़ी गलत फहमी है कि शिक्षा रोजगार अगर मिल जाए तो कट्टरपंथी पना खत्म हो जाता है। क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या उसामा बिन लादेन इंजीनियर नहीं था? जिन लोगों ने ट्विन टावर ब्लास्ट किया वो इंजीनियर और एरो इंजीनियर्स नहीं थे? और इसके अलावा में जो आपके इंडियन मुजाहिदीन के जितने भी ऑफिस बेयरर थे, जो भटकल ब्रदर्स, ये भी बीटेक थे।
कितने आपके जिन्होंने मठ के ऊपर हमला किया, जिस वो आईआईटी पास आउट था। मैं कितने आपको ग्रेजुएट्स बता दूं जो कि इन्फोसिस और आपके ये HCL वगैरह में काम करके लाखों करोड़ों के पैकेज वाले थे। तो ये कह देना कि केवल जो बेरोजगार बेचारे हमारे गरीब, ये नैरेटिव्स हैं, ये तमाम। और आप तो इतने प्रसिद्ध एंकर हैं, आपने सुना। दरअसल हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, मजहब में इजाजत नहीं, लेकिन इन बरखुरदार ये जो आपके बेगुनाह नौजवान हैं, इनके बारे में भी कुछ आप जो है दुआ की 2 लाइन पढ़ दें। ये कहां से पैदा हो गए कुकुर मुत्तों की तरह? अगर ये है तो इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। ये एक नैरेटिव्स बन जाते हैं। हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, मजहब में इजाजत नहीं, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अगर आपने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात की, किसी मौलाना किसी आलिम ने इनका खंडन किया, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इनको सजाए मौत होनी चाहिए। एक सबके मुंह में दही अंदर खाने ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, अल-फलाह बनती चली जाए। उन्होंने एक बड़े मौलाना हिंदुस्तान के हैं, मेरी बेटी बैठी है, उनका एक भी वाइस चांसलर, 288 मुस्लिम वाइस चांसलर हमारी 9000 यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब, ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो हमारे हीरो हैं, परमवीर चक्र होल्डर हवलदार अब्दुल हमीद, ये हमारे मानक है, ये हमारे श्रेष्ठ जन जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने योग्य होंगे तभी पूजन होगा, अन्यथा जैसे होंगे देवता वैसा हो जाएगा पूजन। कोई मुगालता गलत फहमी न पालें। एक चीज तो बिल्कुल तुरंत हो जानी चाहिए कि राष्ट्र विरोधी तत्व, आपको ये एक्सपेरिमेंट, अब ये यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंट है और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी होगी। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? इजराइल और चाइना की। जहां भी आप देखें कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, आप उनको समाप्त कर दीजिए, वो भूतकाल में चले जाएं। लोग कहेंगे, जैसे पुलिस की एक भाषा में होता लाचिरागी, पहले कोई थाने पे हमला करता था, पुलिस के ऊपर आक्रमण करता था, तो गांव के गांव जहां पे एबल बॉडीज थे वो सफाया हो जाता था। लोग कहते थे यहाँ थे, सुना था, जेल में भेजे गए, जेल में ही अंतिम संस्कार, माइक को नजदीक करिए, जेल भेजे गए, जेल के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार हो गया, फिर पता नहीं गए कहाँ। उसको कहते हैं लाचिरागी। तो ऐसे तत्वों के ऊपर लाचिरागी का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। उन सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों का भी कार्रवाई ऐसी ही होनी चाहिए ऐतिहासिक, जिन्होंने इनको पनपने फूलने दिया। लेकिन 10 नवंबर की घटना यह भी बताती है कि हर बार पाकिस्तान को घुसपैठ कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आतंकियों को वहाँ से यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतने ओवरग्राउंड वर्कर और इतने स्लीपर सेल हैं जो आपके ही अपने नागरिक हैं और आपको ही ऐसा जख्म दे सकते हैं। क्या ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है पहलगाम की घटना से भी? खतरे तो ये हमेशा से थे, आज ही नहीं। और इस सवाल को आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी से पूछिएगा, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा उत्तर ये देंगे। लेकिन शरीर में इन्फेक्शन हमेशा रहता है, लेकिन जब शरीर मजबूत रहता है तो इन्फेक्शन की ऐसी तैसी हो जाती है, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो इन्फेक्शन हावी हो जाता है। आप एक बार आज तय कीजिए, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे। आप बिल्कुल भूतकाल में, इससे पहले कि आप पाक कहेंगे, आप इतिहास के पन्नों में चले जाएंगे, आप सेंटेंस पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हम विचार करेंगे। ये हमारे बेचारे गरीब अनपढ़ नौजवान हैं और बेगुनाहों को बिला वजह जेल में डाला जा रहा है। एक सेट 4 हैं। अमिताभ जी का शो में बड़े गौर से सुनता हूं, केवल 4 तर्क है, 5वां तर्क मिलता नहीं। ये बेगुनाह है, गलत फंसाए गए हैं, और इसके बाद ये छूट जाता है। छूटते इसलिए नहीं है कि बेगुनाह है, छूटते इसलिए हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना वाइब्रेंट है कि एक तरीके से अगर बिल्कुल 100% एविडेंस नहीं है तो बेनिफिट ऑफ डाउट देके जाते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर भाई IAS IPS के ऊपर तो ये नहीं है। आप 24 घंटे अगर जेल की यात्रा कर लिए तो बर्खास्त। तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए। इतनी कृपा तो हम अपने ऊपर भी कर सकते हैं। विशाल जी, तो क्या ऑन द स्पॉट न्याय के पक्षधर हैं आप? ऑन द स्पॉट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इमीडिएट जस्टिस विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ में हमारे यहाँ तकिया कलाम है, जानते होंगे, पुरानी IPC के अंतर्गत धारा 94 से धारा 106 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके। बड़ा खूबसूरत शब्द है मुनासिब। मुनासिब हो सकता है कि मैं आपसे निवेदन कर लूं कि आप गिरफ्तारी हैं। मुनासिब ये भी होता कि 5 गोली छाती में, 1 खोपड़ी में, वो भी मुनासिब होता। ये तो देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि मुनासिब की परिभाषा क्या होगी। मेरा मुनासिब यही था कि
नाक के आगे उंगली लगा के देख लें सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो होशियार को इशारा काफी है। अमिताभ जी है, नाजिया बेटी बैठी है, अब उनको जनता सुनने को बेकरार है। मैं आज्ञा चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। उड़ान 2025 के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां।